Today we are going to learn in Hindi seat for preparation of CTET. Topic is भाषा अधिगम एंड अर्जन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार एवं समाज का होता है। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम के नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम एवं व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, जबकि भाषा अर्जन में व्याकरण का यूज़ नहीं किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाने जाते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। अधिगम के प्रकार क्या हैं? अधिगम के 3 प्रकार हैं: क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम। तो पहला देखते हैं क्रियात्मक अधिगम क्या है। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम क्या होता है? शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। विचारात्मक अधिगम क्या है? विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीख जाता है। ये होता है विचारात्मक अधिगम। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संबंध में विद्वानों के विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के संपर्क का परिणाम होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है। मीन्स समाज में संपर्क करने से ही बच्चों में भाषा अधिगम सीखना होता है। प्याजे के अनुसार क्या है? भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होता है। अब देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत क्या है? शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य यानी कि संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है।
अनुकरण का सिद्धांत बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण या फिर नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। फिर है 4th नंबर, क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या है? किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के साथ वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है? भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत ही महत्व है। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम के समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के कार्य। अभिव्यक्ति का साधन। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं इत्यादि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। भाषा के क्या कार्य होते हैं? भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना ही पड़ता है। भाषा मानव विकास का मूल आधार होता है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता है। विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्ति में सहायक, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा के लिए भी भाषा आवश्यक है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विकास के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन भी हुआ। इस तरह से भाषा के कई प्रकार के कार्य हुए, जैसे अभिव्यक्ति का साधन, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। भाषा मानव विकास के लिए मूल आधार होता है। ज्ञान की प्राप्ति में यह सहायक होता है, शिक्षा की प्राप्ति में सहायक होता है एवं भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान होती है। इस तरह भाषा का कार्य सुनिश्चित होता है। भाषा विकास में सुनने की भूमिका क्या है? भाषा विकास में सुनने की भूमिका। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है, वह तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है।
सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं विचारों को जान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास इत्यादि में। भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या होती है? भाषा विकास में बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति या फिर बच्चा सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। इस प्रकार भाषा विकास में बोलने की भूमिका होती है। भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है? भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करने में, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्ह, शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों ओर भाषा कौशल का विकास होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना यह बच्चों में भाषा माध्यम अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक होता है। यह छात्रों के लेखन कौशल में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। अब व्याकरण की शिक्षण विधि। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित होती हैं। फर्स्ट है आगमन विधि। इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को कर सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर एंड सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि क्या है? इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इस पद्धति में निगमन विधि में पहले विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। फिर है अनुकरण विधि। थर्ड है अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना आदि सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसका बच्चा उसका अनुसरण करता है। फिर है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। भाषा संसर्ग विधि।
यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। फिर है कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशलों का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान करना भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का भी सम्मान करना सीख जाते हैं। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारणों में निर्ममता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में कैसे है? कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भारत एक बहुभाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषा अलग अलग होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती होती है। छात्रों में भाषाई कौशल विकास करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। भाषा के प्रति बच्चों में रुचि एवं योग्यता का अभाव। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों को भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता की कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अन्य अध्ययन सामग्रियों की कमी भी एक समस्या मानी जाती है। भाषा कौशल क्या होता है? देखिए, भाषा कौशल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों के संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, पहला है बोलना और दूसरा है लिखना। इन दोनों माध्यम से हम उनके विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल है सुनना और पढ़ना। इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है।
इनका विकास एवं इनकी दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के विचारों कौशलों क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है श्रवण कौशल, दूसरा है वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, थर्ड है पठन कौशल, फोर्थ है लेखन कौशल। श्रवण कौशल में सुनकर ग्रहण करना, वाचिक कौशल विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना, पठन कौशल पढ़कर ग्रहण करना और लेखन कौशल लिखकर दर्शाना। श्रवण कौशल देखते हैं, सुनना। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार से ग्रहण करना जिस प्रकार से बात अभिव्यक्त की जा रही है, वह भी एक श्रवण कौशल ही कहलाता है। वाचन कौशल क्या है? अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो, तो ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण होता है। पठन कौशल किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। लेखन कौशल क्या है? अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थापित दिया जाता है, स्थायित्व दिया जाता है। इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अब देखते हैं भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन सीखने सिखाने की एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन पठन पाठन की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, उनके अनुसरण शिक्षण विधि को पहचानना, अपनाना। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना, बालकों के चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। मूल्यांकन का महत्व क्या है देखते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। मूल्यांकन बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करना होता है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। बच्चों की प्रगति में सहायक होता है। शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में यह सहायक होता है। अब देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार रचनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, यह 3 हुए। फर्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में किया जाता है।
निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाकर निदान करना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के पश्चात ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह होता है योगात्मक मूल्यांकन। बच्चों की भाषा व आकलन करने के लिए उचित तरीके क्या क्या हैं? बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके: बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना, सुनी गई कहानियों को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों में भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। ये सारी चीज़ें होती है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके। अब देखते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रहण यानी कि कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति, कमी आदि सभी को रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारियाँ आदि। बच्चों को पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। समग्र एवं सतत मूल्यांकन क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RT 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। समय समय में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है? बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बच्चों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः जो भी साधन छात्रों के अधिगम में सहायक होते हैं वे सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं, यानी कि TLM कहलाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार: श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, श्रवण सहायक सामग्री क्या है। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र इत्यादि।
दृश्यक सहायक सामग्री, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण हैं श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखाचित्र, कार्टून, मॉडल पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म, स्ट्रिप्स इत्यादि। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, इस प्रकार की सामग्री बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण है मोबाइल फोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक इत्यादि। क्रिया सहायक सामग्री क्या है? शिक्षण सामग्री। क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इनसे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। इसके उदाहरण है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना, किसी उद्यान का भ्रमण करना, किसी संग्रहालय का भ्रमण करना। इस प्रकार से हमारा हिंदी सीटेड यहीं समाप्त होता है।